अब हमें ना वेक्टर एनालिसिस में एक नई यूनिट पर चलना है ना, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स में मैथमेटिक्स की नीड पड़ती है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही वो लैंग्वेज है विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। जैसे जैसे हम अपने हायर लेवल पर चल रहे हैं, अपने हायर स्टडी पर चल रहे हैं, वी शुड गेट टू नो मोर थिंग्स। हमने डाइवर्जेंस को जाना, ग्रेडियंट को जाना, कर्ल को जाना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी को जाना, आइडेंटिटी पढ़ी हमने। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? वेक्टर डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। वेक्टर में जो डिफरेंशिएशन था, इट वाज एज ए नॉर्मल डिफरेंशिएशन, बट उसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई थी, दैट वाज योर पार्शियल, क्योंकि वहां पर एक वेरिएबल नहीं था, इसलिए वो क्या था? एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हमें वेक्टर इंटीग्रेशन को जानना है, वेक्टर इंटीग्रेशन जिसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होंगी। वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रल। So the first question comes to our mind, that is how to do vector integral, correct? देखो, एक बात तो पक्की है कि अगर हम वेक्टर इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें, वी नीड अ फंक्शन। एक फंक्शन की नीड तो पड़ती है, और वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो वो डिफरेंशियल फंक्शन है, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा हो इंटीग्रल फंक्शन, उसको हम इंटीग्रैंड भी कहते हैं। इंटीग्रैंड, व्हाट इज दिस? सो आंसर इज द फंक्शन विच इज टू बी इवेल्यूएटेड। और कौन सा इवेल्यूएशन करना है हमें? इंटीग्रेशन। ठीक है, द इंटीग्रल फंक्शन विच इज टू बी इवेल्यूएटेड हमें इंटीग्रेशन जिसका फाइंड करना, दिस विल बी योर इंटीग्रैंड। नाउ आई विल से व्हाट इज फंक्शन। सो वी नो फंक्शन कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। y इज ए फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन x। मैं y को ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना? ये y इज फंक्शन ऑफ x, मल्टीप्लाई में मत समझना, इज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो हमने y ऑफ x लिखा है, ये है क्या? दिस इज योर दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ वी नो, वी लर्न मैनी इक्वेशंस लाइक x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2, x4 प्लस 2, और इनमें एक चीज हम नोट कर सकते हैं, वो क्या? वेरिएबल की पावर। और वेरिएबल की पावर ही क्या करती है? तो आंसर है कि जो भी ये फंक्शन हमें एक इंफॉर्मेशन देगा, दिस विल गिव अस अ ग्राफ, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो इनके थ्रू हमें एक ग्राफ मिलेंगे। एक जब एक लीनियर ग्राफ बनता है स्ट्रेट, क्वाड्रेटिक बनता है तो एक पैराबोला, वी नो। और अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सो दिस विल गिव यू इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो हमें कई सारी इक्वेशन मिलेंगी जो हमें कोई ना कोई ग्राफ के बारे में बताएंगी। मैं कहता हूं, क्या ये पैराबोला है? वेट, हाथ मार दो। मैं कहता हूं क्या ये पैराबोला नहीं है? सो यू विल से यस, इट इज ए पैराबोला, बिकॉज हम इसको 11th में पहचान चुके हैं। क्या ये पैराबोला नहीं है? ये भी है। अच्छा,
क्या ये पैराबोला नहीं है? दिस इज ऑल्सो। देखो पैराबोला सभी हैं, इनमें फर्क किस चीज का है? इनकी शेप का। ये जो ऐसे करके बनता है हमारे पास, एंड दिस इज डिफाइंड, और दिस डिपेंड्स ऑन योर गिवन इक्वेशन। This equation helps to make this kind of curve. When we put value of x and y respectively, we will get a solution. From that solution, we plot some points, and when we join them, when we join those points, we get a curve. So sometimes we call this equation or this kind of equation as equation of curves. इक्वेशन ऑफ कर्व्स। ओके, फिर से इन इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, कुछ पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंट को प्लॉट करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो एक क्या मिलेगा? कर्व। एक कर्व मिलेगा। किस वजह से मिला? इन इक्वेशन की वजह से, इसलिए इनका नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व। अब देखिए, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व आपको मिलती हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन्हीं को समझना है कि क्या ये वेरिएबल नहीं है? सो द आंसर इज यस, वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरिएबल। हम इंटीग्रेशन की बात कहां कर रहे हैं? ओके, कुछ याद आया? वर्कडन 9th क्लास में 11th में सीखा था हमने। ये जो ग्राफ ऐसे करके बना है, ये क्या शो करता है आपको? ये एक्सिस और ये एक्सिस कौन सी है? सो द आंसर इज दिस इज योर फोर्स एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे बना होगा? ये जो हमने बनाया है एक ग्राफ, ये कैसे बना होगा? एक बात याद करो, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं, कौन सा ग्राफ बनाते हैं? VI ग्राफ। ये क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस, थर्ड क्वांटिटी। ये कैसे बनती है? इन दोनों के रिलेशन से, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से, पॉइंट से। ये कैसे बना होगा? और ये है क्या? तो आंसर है कि f और x में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ये रिलेशन कौन बांधता होगा? तो वी हैव सीन दिस। कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें cos थीटा वगैरह, बट ठीक है। अगर f और x के रिलेशन की बात करें तो मैं यहां से f इक्वल्स टू w/x लिख सकता हूं। f की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू रखूंगा, आई विल गेट योर वर्क डन। सेम v की वैल्यू रखूंगा, i की वैल्यू रखूंगा, correspondingly I will get the value of resistance curve which is being shown by this line. This line shows your resistance. The same thing, force और displacement, इनकी वैल्यू रखने से जो एक कर्व मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको? This will show your work done. Yes or no? This will show वर्क डन। लेकिन ये वर्क डन तब तक डिफाइन नहीं जब तक इसको मैथमेटिक्स में हम बोल ना ले कि ये वर्क डन कितना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? सो द आंसर इज वी फाइंड इट्स एरिया, यस, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है हमारे पास। क्या मुझे आप एक बात बता सकते हो? ये जो फोर्स की जो ये हाइट है, ये फोर्स को बारे में बता रही है, फोर्स के बारे में। और ये फोर्स कैसे दिखती है आपको? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये कैसी है? आंसर है वेरिएबल है। और हम अच्छे से जानते हैं कि वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वेरिएबल फोर्स के लिए कोई भी फॉर्मूला हम वर्क डन का नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे वर्क डन? ये हमने सीखा था पहले, जो थोड़ा सा और देखते हैं।
अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स फॉर्मूला है। कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि देखो हम इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट पे चले जाएंगे जहां पर हम कहें कि हाँ ये फोर्स कांस्टेंट है। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबा रहे हैं, हमने इतना दबाया, इसके बाद हमें उससे ज़्यादा दबाना पड़ता है उतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर अगली इतनी ही डिस्प्लेसमेंट के लिए और ज़्यादा दबाना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर एक छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे करते जा रहे हैं हमें फोर्स बढ़ानी पड़ रही है कंटिन्यू। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी से छोटी फोर्स के, इतनी डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक फोर्स का अमाउंट लगभग सेम होगा, लेकिन इतनी छोटी कितनी, इट इज़ नॉट डिफाइनेबल। सो ये पॉसिबल होता है कैलकुलस में कि देखिए अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को अप्रोच कर लें एकदम जीरो के बराबर, तो उस पॉइंट पर आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ कांस्टेंट है, हम उसको तब कांस्टेंट मान सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं बहुत बारीकी से कर लूँ, छोटा छोटा एकदम, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ ऐसे बार्स। और छोटी सी हमने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट, फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट, तो हमें एक वर्क डन मिल जाएगा। अब देखो ना कांस्टेंट फोर्स आगे की नहीं, फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो वर्क डन मिल गया, लेकिन क्या ये यहाँ से यहाँ तक वर्क डन है? नहीं, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटे से अमाउंट में वर्क डन। हमें टोटल चाहिए, इसको इकट्ठा करो, उसको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो, सबको जोड़ो, एंड दैट प्रोसेस वी कैन नॉट डू। हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन। और इसी टेक्निक से हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखिए वर्क डन निकल गया ना हमारे पास, कि ऐसे पार्टिकल को फोर्स लगा के ले गए, तो बताओ यहां से बताओ यहां तक मैं फोर्स कंटिन्यू लगा रहा हूं, इस पर लगाता हूं कंटिन्यू। मैंने स्टार्ट कहां से किया? इस पॉइंट से फोर्स लगाते लगाते आगे पहुंचता हूं, लेकिन आपने बोला कि यहां से काउंट करो कि कितना वर्क डन किया। यहां से नहीं, यहां से कर लो काउंट आगे तक, मर्जी है आपकी। तो आपकी खुद की चॉइस है कि आप कहां से कहां तक वर्क डन निकालना चाहते हो। इट इज इंडिपेंडेंट कि कहां से कहां तक निकालोगे, बट टेक केयर कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए एक फॉर्मूला बनाने के लिए। सो दिस इज योर कांस्टेंट फोर्स। नाउ फोर्स एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट, तो एक फॉर्मूला बन गया। तो अब यहां पर हम इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करेंगे, किसके लिए? फॉर दिस कर्व, इस कर्व के लिए। आप कहोगे कि देखिए कर्व तो दिखता है हमें, लेकिन जो टॉपिक है उसके बारे में क्या ये लाइन है? नहीं, ऐसे तो ये बहुत ऐसे कर्व जा रहा है। इस कर्व में जो भी हम छोटा छोटा एक पॉइंट देखेंगे, उस छोटे से पॉइंट पे क्या बनेगी? एक लाइन। उसको इकट्ठा कर देंगे, क्या बन जाएगा? टोटल एक कर्व। सो वी विल फाइंड लाइन इंटीग्रल, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये कैसे करते हैं फाइंड, ये हमें समझना है कि लाइन इंटीग्रल कैसे करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लाइन इंटीग्रल? अच्छा ये याद करो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या ये फॉर्मूला? तो आंसर है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद लेंथ गिव्स म्यू नॉट टाइम्स करंट। व्हाट इज दिस? एम्पियर्स लॉ। दिस शोज लाइन इंटीग्रल। कैसे होता है एम्पियर लॉ? दिस इज अ वायर, अराउंड दिस इज ए एम्पिरियन लूप। हम एक छोटे से पॉइंट पर क्या मानते हैं? स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। द सेम थिंग वी विल डू हियर, दैट विल बी योर लाइन इंटीग्रल, जो आपको एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे सकती है। लेकिन इस लाइन इंटीग्रल में वी हैव टू फाइंड वेक्टर इंटीग्रल, कि वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करें। सो लेट्स बी सी कैसे इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ स्केलर, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि एक स्केलर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वेक्टर का। ऑब्वियसली इजी है, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है a which is a function of time, so how will we write it? So we will write it as a1
ऑफ टी आई कैप प्लस A2 ऑफ टी जे कैप A3 of t k cap. Yes. Now you can see this A vector is a function of t and the component A1, A2, A3, these are the component with respect in the x, y and z component. तो आप ये सोचो, इसको मैंने ax क्यों नहीं लिखा? मैं लिख सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल हो गया x, ये x कंपोनेंट बताता। जो वेरिएबल वाला x है वो डिफरेंट है। फिर से बताता हूँ मैं क्या ना क्या चाहता हूँ। आई वांट टू से कि एक वेक्टर फंक्शन है f, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस वाई जे कैप। कुछ याद आया? यहाँ पर ये मान लो a1 है या ax है, तो ये ये कर रहा है कि ये जो कंपोनेंट हमने देखा है ये केवल x के डायरेक्शन में है, और ये जो y है और x भी होता तो ये वेरिएबल वाला होता, जहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं हमारा आंसर मिलता। डायरेक्शन में वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ अलग होती है और ये चीज़ अलग है। ठीक है, ओके। कुछ चीज़ में और समझना है ना। देखो क्या है, फिर से देखो, ये जो हमारे पास वेक्टर है इसको हमने ऐसे लिखा। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें डी ए वेक्टर बाई डी टी, क्यों डी टी से किया? बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो कोई भी एक आर्बिट्ररी दूसरा कांस्टेंट मिल गया, ये और ये भी ऑब्वियस है टी का फंक्शन होगा, है ना। ए का डेरिवेटिव करा टी मिल गया टी के रिस्पेक्ट में, तो कोई ना कोई एक हमें वेक्टर मिलेगा अगेन। जैसे पोजीशन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। पोजीशन भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये जो हमने किया है ये हम अच्छे से जानते हैं। एक और बात जानते हैं, इसका रिवर्स। क्या रिवर्स होता है? देखो आप समझ जाओगे। ये इसका रिवर्स किया तो क्या मिलता है? इंटीग्रेशन, जो हमने बहुत पहले पढ़ा है। मतलब ए का डेरिवेटिव किया तो बी मिल गया, और बी को जब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा आपको? ए वेक्टर। सेम जैसे हम डी एक्स बाई डी टी करते हैं, सो वी गेट वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट पोजीशन वेक्टर प्लस में सम कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट भी होता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब इसको पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, ये ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये तो ऑब्वियस है, जो आपने पहले भी समझा है, बहुत आसान चीज़ है जो हम पहले भी समझे, इसलिए थोड़ा बहुत पहले का समझने चलते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो बी वेक्टर है, आई मीन इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज आई कैप, जे कैप, के कैप। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। जैसे पोजीशन का डेरिवेटिव किया, वेलोसिटी आ गई। अब वो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 ना, अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसी तरह से लिख सकते हैं इसको। और हम एक इंपॉर्टेंट बात, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, और जब इनको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? डी टी के। इनको भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो सबको डी टी के रिस्पेक्ट में। और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ये हमें रिजल्ट मिलेगा बी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b1 ऑफ टी आई कैप, वेक्टर लगे ना आई कैप, एंड डी टी। अब बताओ, क्या वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें यूजुअली ये नहीं होता आई कैप, जो कि आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, शायद लगा होगा ये पहले जैसे ही है ना। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको भी ध्यान देना है।
देखो ना आई कैप था इसलिए मैंने बाहर लिखा, अब कर सकते हो इंटीग्रेशन। ये है वो जो आप इसको समझ रहे थे, ये है वो चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। अब है ये, अब जिसको सॉल्व कर सकते हो, इसको नहीं, इसको आई कैप बाहर लेना पड़ेगा। और वैसे भी ठीक है, आई कैप बाहर लो चाहे कैसे लो, इसको भी कर सकते हैं, वही चीज़ है ये भी सेम। फिर प्लस में जे कैप बी ऑफ टी डी टी, और कौन सा बी, 2, सेम बी ऑफ टी डी टी, एंड दिस इज योर थर्ड कॉम्पोनेंट। नाउ दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। और यहाँ से अगर एक बात कहें कि देखो ये जो बी वेक्टर है इसके जो 3 कंपोनेंट हैं, डी ए बाई डी टी बी होता है, तो इसी तरह से डी ए वन बाई डी टी बी वन होगा, और डी ए टू बाई डी टी बी टू होगा, डी ए थ्री बाई डी टी बी थ्री होगा। इसका मतलब क्या है, इसको वहां शिफ्ट करेंगे मिल जाएगा A1, मतलब I A1 I एनी कांस्टेंट C1 प्लस A2J प्लस एनी कांस्टेंट C2, और ये एक टर्म है ये, प्लस A3J A3K कैप एनी कांस्टेंट C3। बोलो, ये देखो ना, बी ऑफ टी का इंटीग्रेशन किया तो ए मिला, तो B1 का क्या मिलेगा, A1, एक कांस्टेंट एक कांस्टेंट एक कांस्टेंट, और तीनों कांस्टेंट को मैं यहाँ से हटाकर ऐसे हटाया, ये हटा दिया, और इन सबको ब्रैकेट में रखा, और इनका एक अलग से कांस्टेंट का नाम दे दिया C, C1 प्लस C2 C3 को मैंने C नाम दे दिया, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, बस ऐसे तो करना है। कुछ एग्जांपल देख लेते, चलो ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी डी टी। एफ क्या है, ये एफ वेक्टर, इट इज योर वेक्टर फंक्शन। अल्फा क्या है, इट इज योर कांस्टेंट, सो अल्फा इज कांस्टेंट, कोई भी नंबर है अल्फा, और एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन, सो टेक केयर, ठीक है। अल्फा इज कांस्टेंट, एफ योर इज योर वेक्टर फंक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें इन दोनों को अल्फा एफ ऑफ टी और बीटा जी ऑफ टी, तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट, एफ एंड जी आर 2 वेक्टर फंक्शन, तो इनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जो हमने सीखा है पहले भी। थर्ड वाला देखते थोड़ा सा जरूरी है, ये क्या है, वेक्टर ए वेक्टर एफ। एक बात देखिए, वेक्टर भी 2 तरह से होते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, एक होता है कांस्टेंट वेक्टर और एक वेरिएबल वेक्टर। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यस। देखिए कांस्टेंट वेक्टर कौन सा, जिसकी वेक्टर में हम देखो ऐसे देखेंगे कि एक वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर, इसका कुछ मैग्नीट्यूड 2i 3j एंड समथिंग, या एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ये पॉइंट कभी बदलेगा क्या, इसकी पोजीशन कभी बदलेगी इतनी दूर, नहीं, सो इट इज योर फिक्स। फॉर अनदर पॉइंट इट इज अनदर कांस्टेंट, फॉर अनदर पॉइंट इट इज अनदर कांस्टेंट। यहाँ पर जो ये वेक्टर नहीं बदलेगा, इसका अमाउंट इस तरह से लिखा होगा, तो ये वेक्टर कहलाएगा कांस्टेंट। वेरिएबल वेक्टर कौन सा, जिसमें हम एक्स आई वाई जे कैप लिखेंगे, वो वेरिएबल वेक्टर है, जिसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड किया था, ग्रेडियंट फाइंड किया था, वो ज़्यादातर वेरिएबल वेक्टर थे, है ना। इस तरह से वैल्यू पुटअप करते हैं, हमें आर वेक्टर मिलता है, दूसरी वैल्यू पे दूसरा वेक्टर मिलता है, तो वो वेरिएबल है। अब मुझे जवाब दो, कैलकुलस इंटीग्रेशन कौन सी